वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से क्लास 10th एसएस समाजी विज्ञान चैप्टर नंबर 5 भारत यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विरासत, ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स समझा दिए। आज का जो टॉपिक है बेटा वो होने वाला है गणित शास्त्री के बारे में। यानी आज हम आपको समझाएंगे कि गणित शास्त्र के बारे में समझाएंगे, क्योंकि लोगों का माना जाता है कि लोग कहते हैं कि जो गणित है उससे दुनिया का व्यवहार चलता है। गणित से संपूर्ण दुनिया का क्या चलता है बेटा? व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारी महत्वपूर्ण खोज की है, रिसर्च किया है। ठीक है, भारत में जैसे कौन कौन सी चीजों का खोज हुआ है, तो भारत ने शून्य की खोज की है, दशांक पद्धति की खोज की है, बीज गणित की खोज की है, बोधायन प्रमेय इन थ्योरम की खोज की है, रेखा गणित का खोज किया है, वैदिक गणित जैसे खोज करके दुनिया को दिया है। ठीक है, शून्य की खोज की करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो है आर्यभट्ट। ये है बड़ा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। ठीक है, अगर उन्होंने कहा था कि अंक के पीछे शून्य लगाकर लिखने की प्रक्रिया का शोध करता थे गृतमद नाम के ऋषि थे बड़ा, जिन्होंने शून्य के किसी भी अंक के पीछे अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू, उसकी दिमाग, उसका मान बढ़ जाता है। जैसे एक के आगे अगर जीरो लगाते हो तो क्या लग जाएगा बेटा? आपका उसका मान निकलेगा। आगे दूसरा, प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने एक के बाद 53 जीरो लगाने से बनने वाली संख्याओं को नाम निर्धारित किया था। ये भी गणितज्ञ से जो विद्वान थे, जिन्होंने बड़ा एक के आगे अगर 53 जीरो लगा देंगे तो उसका मान निकल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसका नाम बताना, की खोज इन्होंने किया था। मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष, जिसमें तोल माप के साधन दशांक पद्धति में देखने को मिला। दशांक पद्धति के अंदर तौल माप के साधन देखने को मिले। वो कहाँ से, ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, याद आ रहा है ना बड़ा? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले वापस से दुनिया का व्यवहार किस पे से चलता है बड़ा? गणित पर से चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र मतलब इन्होंने महत्वपूर्ण खोज किया है। तो आपसे पूछा जाएगा गणित शास्त्रों में किन किन चीजों का खोज किया गया है, तो आप बताइए। तो आपको बताना होगा शून्य की खोज की है, दशांक पद्धति की खोज की है, बीज गणित की खोज की है, प्रमेय का खोज हुआ है, रेखा गणित का खोज हुआ है, वैदिक गणित का खोज किया गया है। शून्य की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बड़ा? आर्यभट्ट। ठीक है, और उसके बाद अंक के पीछे जीरो लगाकर उनका नाम बताने वाले व्यक्ति का नाम, का उनका ऋषि मुनि का नाम क्या था बड़ा? गृतमद नाम ऋषि थे बड़ा। और प्राचीन भारत में गणितज्ञों ने एक के पीछे 53 जीरो लगाने वाली संख्याओं का नाम भी बताया गया था, जिसमें मोहिंजोदड़ो और संस्कृति के अवशेषों से तौल माप के साधन दशांक पद्धति में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नाम के ग्रंथ भी लिखा था। कि ये है भास्कराचार्य जी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लीलावती गणित और बीज गणित के बारे में इन्होंने ग्रंथ लिखा था। उसके अंदर क्या बताया गया है? उसके अंदर कौन कौन सी चीजों का संशोधन किया गया है? उन्होंने जोड़ घटाव के संशोधन किया है। आगे उसके बाद बात करते हैं, ब्रह्मगुप्त ने किसके बारे में बताया? तो ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए थे। और बोधायन प्रमेय, इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। आप स्तंभ और सॉल्व सूत्रों, इसी सन 1800 के वैदिक यज्ञों की आवश्यकता के वेदियों का अनुपात भी निश्चित किए गए थे। इसमें कुछ सिद्धांत का विश्लेषण भी किया गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखे थे, जिसमें पाई की कीमत बताई गई थी। यानी आर्यभट्ट जो थे बड़ा, ये आर्यभट्ट ने पाई की कीमत बताई थी, जिसमें 22/7 या 3.14 जितनी होती है, जिसका उल्लेख किया गया है।
उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और उसका व्यास का अनुपात दर्शाने वाले अचलांक पाई की कीमत है। बड़ा भाग में आधुनिक पद्धति और जिसमें गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल, अष्टांग पद्धति की जानकारी भी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? आधुनिक पद्धति लिखा है, गुणा लिखा है, जोड़ लिखा है, घटाव लिखा है, वर्गमूल लिखा है, घनमूल लिखा है और अष्टांग पद्धति की जानकारी भी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है। आई होप आपको बड़ा ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। चलिए एक बार कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं। चलिए, भास्कराचार्य ने कौन कौन से नाम के ग्रंथ लिखे हैं? लीलावती गणित और बीज गणित लिखे हैं। उन्होंने उसमें क्या संशोधन किया है? जोड़ और घटाव। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त ने किसके बारे में बताया है? समीकरण के प्रकार बताया है। बोधायन प्रमेय ने किसके बारे में बताया है? त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, और सौल्व सूत्रों में इसी सन 1800 पूर्व में अलग अलग वैदिक यज्ञों की आवश्यकताओं के द्वारा इसमें कुछ अनुपात निश्चित किए गए थे। यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में क्या बताया गया है? पाई की कीमत 22/7 होती है या तो 3.14 जितनी होती है। उसके बाद उन्होंने प्रतिपादित भी किया है कि जिसे गोले की परिधि और व्यास का अनुपात दर्शाने वाला अचालक पाई है। और उसमें फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में भी और भी बहुत सारी चीज बताई, जैसे भारत में आधुनिक पद्धति के बारे में, गुणा, जोड़, घटाव, भाग, वर्गमूल, घनमूल, अष्टांग पद्धति के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है। ठीक है बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इन्होंने इसीलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। याद रखना बराबर, आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने 10 कृतिका और आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिसमें गणित, अंक गणित, रेखा गणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान भी दिया गया है। इसके उपरांत गणित शास्त्र के अलग अलग पहलुओं के अनेक विद्वानों ने ग्रंथ लिखी है। बोधायन, अपस्तंभ, कल्याणयन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये सभी जो महान विद्वान हैं, इन्होंने गणित शास्त्र में बहुत सारी जानकारी प्रदान कराई है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को बड़ा गणित शास्त्र के बारे में जानकारी पता चल गया होगा बड़ा, तो प्लीज इसे एक बार नोटबुक में लिख करके इसे अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए बड़ा। ठीक है ना, जितना आप लोगों को नॉलेज मिले उतना नॉलेज लेना चाहिए। जरूरी नहीं, किसी भी चीजों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़ा, बस आपको माइंड में फिट करना है गणित शास्त्र क्या है। तो मन में कैसे बोलोगी? सर गणित जो है वो दुनिया व्यवहार से चलती है और गणित शास्त्र में अलग अलग विद्वान हैं। ठीक है, बोधायन है, कल्याण है, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट और गणित शास्त्र में बहुत सारी चीजों की खोज की गई है। इसमें शून्य की खोज की गई है, प्रमेय की खोज की गई है, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, शून्य की खोज की गई है। और शून्य की खोज करने वाले कोई और नहीं, आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ भी लिखा था। तो आपको यानी कि इन शॉर्ट, यानी कि उसके अंदर आपको यही सब बताना है कि किसी ने क्या क्या खोज किया था, किसने कौन कौन से सिद्धांत लिखे थे, इन्होंने कौन कौन से नियम बताए थे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। खाली वही सब चीजें आपको माइंड में याद रखना है बेटा, याद हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना बेटा, समझ में आ रहा है ना आपको? बस अगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस मैं जो भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जो भी चीजें आप लोगों को समझाऊं या पढ़ाऊं, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस मेरा मेन मकसद यही है बेटा कि आपको समझ में आना चाहिए, और उसे लिख कर जब याद करोगे तो डेफिनेटली आपको वो सब चीजें याद हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अगर आप लोगों को सच में बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आता है ना बेटा, तो आप अपनी लाइफ में इसे जरूर शामिल कीजिए और आपको बड़ा अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बेटा अन्य विज्ञान के बारे में। यहाँ पर प्राचीन भारत में अलग अलग विज्ञान ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, उसके बारे में। ये सब बड़ा ज्यादातर बड़ा एमसीक्यू में पूछा जाता है बड़ा। इसमें पहले नंबर पे लिखा है कि मतलब विज्ञान आधारित शास्त्रों के नाम लिखे, जैसे प्रजनन शास्त्र, इसमें वाभ्रव्य पंचाल, चिकित्सा संग्रह, जिसमें चक्र पावीण, तत्व या काम सूत्र, वाक्यान, वृक्ष आयुर्वेदी, महर्षि पारासार, योग शास्त्र, महामुनि पंच पतंजलि,
यंत्र सर्वस्व, महर्षि भारद्वाज और काल गणना, मतलब उसमें आएगा सात मुनि। ये मतलब ज्यादातर बेटा कहाँ पर पूछा जाता है, तो एमसीक्यूज में आता है बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सारे शास्त्र के नाम हैं और ये इन्होंने किसकी रचना की थी उनके बारे में बताया गया है। इसे काम सूत्र का शास्त्रों का नाम है और इनको बनाने वाले कौन थे बेटा, व्याख्यान थे बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है योग शास्त्र लिखने वाले रचनाकार कौन थे बेटा, महामुनि पतंजलि थे बेटा। तो बस वही सब चीजें आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना, डेफिनेटली आ जाएगा बेटा। चलिए खगोल शास्त्र के बारे में हम लोग समझेंगे बेटा। ठीक है, खगोल शास्त्र के बारे में और ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं, पहले ये है क्या, खगोल शास्त्र क्या है और ज्योतिष शास्त्र क्या है, पहले समझ लेते हैं। शास्त्रों में खगोल शास्त्र जो है बेटा वो सबसे प्राचीन शास्त्र माना जाता है। मतलब सभी शास्त्रों में से सबसे पुराना अगर कोई शास्त्र है तो वो है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में कई ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित गहन अध्ययन किया गया है। इसके बारे में खगोल शास्त्र के बारे में इसमें क्या बताया गया है, ग्रहों के बारे में, उनकी गति के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और अवकाशीय पदार्थ के बारे में गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल के अनुसार ज्योति फलित किया जाता है। ठीक है बड़ा, यानी कि किसी के बारे में जिसे बोलते हैं ना ज्योतिष शास्त्र, मतलब भविष्य देखने वाला चीजें बताते हैं बड़ा, वो ग्रहों के आधार पे बताते हैं। ठीक है, जिसके नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को रखा गया है। उस आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया। मतलब आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में भी अपना योगदान दिया, गणित शास्त्र में तो दिया ही दिया है, उन्होंने इसमें भी बहुत सारा योगदान दिया है। ठीक है ब्रह्म, ये ज्योतिष का एक परिचय ब्रह्म, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताता है। ज्योतिष शास्त्र क्या 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 बताता है, तो ज्योतिष शास्त्र आपका भविष्य देख करके बताता है ब्रह्म। और वो किसके द्वारा बताता है, आपके मतलब ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, इनके बारे में ये लोग देख करके बताते हैं आप लोगों को कि भाई आपका नक्षत्र में क्या प्रॉब्लम है, आपके ग्रहों में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वो सब चीजें किसके अंदर आता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर आता है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्म। चलिए, उन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है। उन्होंने क्या सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्रग्रहण वास्तविक के कारण पृथ्वी की परछाई है। मतलब लोग कहते हैं ना चंद्रग्रहण निकलने वाला है, तो वो जबकि क्या होता है, पृथ्वी की क्या होती है, परछाई होती है बड़ा, जिसे विद्वान अजर भर कहकर संबोधित करते हैं। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण का नियम का भी उल्लेख इन्होंने दिया था। किसने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बताया था भाई साहब, ब्रह्मगुप्त ने। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा, संहिता, ये 3 भागों में बांटने वाले विभाग मिहिर और खगोल वेता और ज्योतिष शास्त्री थे। ठीक है, विहत संहिता नाम की ग्रंथ में रचना की गई थी अवकाशीय ग्रहों को और मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव और मनुष्य के लक्षण, प्राणियों में होने वाले वर्ग, अलग अलग वर्गों, विवाह का समय, कुआं और तालाब, बगीचा, खेत की बुवाई और शुभ मुहूर्त जानकारी देने का काम बेहद संहिता नाम की ग्रंथ के अंदर बताई गई है। ठीक है ना, इससे क्या होता था, जैसे मान लो अगर हमको खेती की किसी भी चीज की बुवाई करना तो हम लोग पंडित के पास जाते थे कि पंडित जी बताइए शुभ मुहूर्त क्या है। या दूसरी चीजें, कभी आपने देखा होगा विवाह वगैरह होता है, शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में पंडित जी से डेट निकलवाई जाती है, या कुंडली को मैच करवाया जाता है, या शुभ मुहूर्त का डेट मंगाया जाता है। ठीक है, या कुआं हुआ, तालाब हुआ या बगीचा हुआ, वहां पर मान लो अगर आपको जैसे कुआं खोदना है या तालाब खोदना हो, तो उस समय बड़ा शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने का काम भी कहाँ से किया था, खगोल शास्त्र के अंदर बताया गया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अलग अलग विद्या किस प्रकार से निपुणता रखते हैं बेटा। ये चीज को, ये बात सच बात है बेटा कि हमें
हमें हमारे पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए, उन्होंने कितनी अच्छी विद्या प्राप्त की है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है वास्तुशास्त्र के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको खास करके करके ही जाना है, क्योंकि कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, समझा करो। ठीक है ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र क्या होता है अच्छे से समझाता हूँ बेटा, यहाँ पर देख सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, प्राचीन भारत में वास्तुशास्त्र का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देन है। वास्तुशास्त्र हुआ, ज्योतिष शास्त्र हुआ, ये उसी का एक भाग है। मतलब ज्योतिष शास्त्र का एक भाग वास्तुशास्त्र है, जिसमें गणना के बारे में, महत्ता के बारे में, प्रशंसा के बारे में अनेक देशों ने स्वीकार किया है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, पिलु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, ये विद्वानों ने वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। वास्तुशास्त्र में रहने वाली, जैसे वास्तुशास्त्र क्या होता है पहले समझाता हूँ। जैसे वास्तुशास्त्र में रहने की जगह बताता है, मंदिर, महल, औशाला, किला, स्नानागार, नगर, किस तरीके से रचना करना है, किस दिशा में रचना करना है, उसकी जानकारी वास्तुशास्त्र देता है। यानी वास्तुशास्त्र का मेन काम क्या होता है, मतलब जैसे मान लो आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाते समय आपका घर का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, आपका मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, आपका महल किस दिशा में होना चाहिए, आपका मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, आपका किला किस दिशा में होना चाहिए, और किस तरह की, किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह के करना है, वो सारा वास्तु के द्वारा उसका परिवर्तन किया जाता है। तो बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र के बारे में उल्लेख भी किया गया है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा, ध्यान सुनना, 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा, नाम क्या था, कुंभा, इन्होंने वास्तुशास्त्र को पुनः उद्धार किया था, वापस से शुरू करवाया था। आगे वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों को प्रथम स्थापित अगर कोई था तो वो थे विश्वकर्मा भगवान थे। विश्वकर्मा को वास्तु की जगह कर पसंदगी, अलग अलग आकार, रचना, कद, वस्तु का व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्म स्थान, भोज कक्ष, रासायन कक्ष, अलग अलग स्थानों की जानकारी विश्वकर्मा भगवान जी बताया करते थे। अब वास्तुशास्त्र दृष्टि बिंदु परिवर्तन आया है, उसे विदेश में भी स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत में विज्ञान का क्षेत्र, मतलब विज्ञान का ज्ञान विश्व भर में स्वीकार किया गया है। यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, विशाल उदाहरण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में नहीं, इसे विदेशों में भी एक्सेप्ट किया गया है। हमारे विश्वकर्मा भगवान ने, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने इनको पसंद किया है। इन्होंने सही ढंग से बताया है कि भाई इसका आकार कैसा होना चाहिए, इसका कद कैसा होना चाहिए, इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो किस दिशा में होना चाहिए, वो सारी चीजों की जानकारी वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है। उसमें धर्म, विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, समझ, इस सारी चीजों के बारे में विश्व के बहुत कम देशों को पता है मैडम। अपनी संस्कृति की सही पूर्णता, समानता, या प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और जीवन पद्धति के मूल्य को वैध होने वाले अपने देश में एकता का दर्शन होता है। अलग अलग एकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत लक्षण है, जिसे भूलना कभी नहीं चाहिए मैडम। क्लियर मैडम, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है मैडम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। वास्तुशास्त्र एग्जाम में आता ही आता है, इसे एक बार 2 बार पढ़ोगे ना बड़ा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगर बड़ा ये चैप्टर जिन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ये चैप्टर याद हो गया होगा तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो बनाया जाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर और आईएमपी क्वेश्चन और एमसीक्यू की वीडियो बनाई जाए? और अगर 10 लोगों का कमेंट आता है एमसीक्यूज की वीडियो का, क्वेश्चन आंसर का और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, तो ही बड़ा वापस से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट फटाफट कर दीजिए कि भाई आपको कौन सी चीजों का रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हो, उस चैप्टर पे बड़ा हम लोग जरूर वीडियो
बनाएंगे। ठीक है ना, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको जरूर बताएंगे कि भाई नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाना है। अगर आपने बेल आइकन घंटी नहीं ऑन किया है तो उसे ऑन कर लीजिए मैडम। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास ही आने वाला है मैडम। ठीक है ना मैडम, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सच में मजा आता है मैडम तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैडम। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे एक मोटिवेशन से मुझे बहुत ज्यादा बड़ा हेल्प मिलता है। तुम्हारे एक लाइक से बड़ा मुझे पढ़ाने की हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो खा कोई तो मेरा वीडियो देखता है मैडम, या कोई मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता ना मैडम, तो मुझे नहीं पता चलता है कि मेरे बच्चों को मेरे बच्चे कौन कौन वीडियो देखते हैं मैडम। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। आया वीडियो देखा, लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते मैडम, उसका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है मैडम। आप लाइक कर दोगे तो उससे बड़ा हमको एक खुशी मिलती है कि चलो हमने जो वीडियो बनाया हमारे बच्चों को पसंद तो आया। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। देखो बेटा, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही चीजों को बेटर बना सकता हूँ। ठीक है ना मैडम, जैसे आप ही लोग मैडम जब तक कोई चीज सीखोगे तब तक आप लोगों को आएगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए बेटा सेल्फिश मत बनोगा, हमेशा दूसरों की हेल्प करना सीखो। अगर तुम्हारे एक हेल्प करने से लोगों का भला हो जाता है ना तो डेफिनेटली बेटा उन लोगों की मदद किया करो। अगर बेटा जैसे मान लो तुम्हारे साथ आजू बाजू अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो सो प्लीज बेटा उन सभी की हेल्प किया करो। शायद तुम्हारे एक वीडियो को शेयर करने से शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। सर कैसे बदलेगी उसकी जिंदगी? अगर मान लो वो भी क्लास 10th में पढ़ रहा है, उसे उसके पास ट्यूशन वगैरह नहीं है, बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है, तो शायद इस वीडियो से उसकी हेल्प हो जाए, शायद वो भी कुछ सीख सके, शायद वो भी कुछ पढ़ सके, शायद वो भी कुछ आगे करना चाहे तो कर सके। तो बड़ा जिंदगी में एक चीज याद रखना, हमेशा लोगों की हेल्प करना सीखना है बड़ा। याद रखना, अगर आपके बारे में कोई बुराई करे ना तो आप उसका टेंशन मत लेना बड़ा, क्योंकि दुनिया का काम है बुराई करना बड़ा, दुनिया का काम है बोलना। तो दुनिया तो आपको गलत गलत तरीके से भी बोल सकती है बड़ा, तो आप उनकी परवाह मत करना, क्योंकि तुम सही हो और तुम हमेशा सच रहोगे बेटा। क्योंकि सत्य को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, हम समझ सकते हैं कि 2 मिनट तक आपको वो बातें बुरी जरूर लगेंगी बेटा, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो अगर कोई तुम्हें बोलता है ना बेटा, तुम्हारे जैसे मान लो तुम सही हो फिर भी तुम्हें कोई बोल रहा है, टोक रहा है, तो आप लोग कभी भी हार मत मानिए बेटा। ठीक है ना, समय बदलता है। ठीक है ना बेटा, हर एक चीज का परिवर्तन होता है और डेफिनेटली एक दिन परिवर्तन होगा और तुम सत्य साबित हो जाओगे। ठीक है ना बेटा, इसलिए हमेशा सत्य की राह पे रहा करो, कभी भी झूठ मत बोला करो। चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे चाहे पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके गुरु हो बेटा, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? जहां लगे कि तुम्हारे एक झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है ना, वहां पर झूठ चलेगा बेटा। ठीक है, ऐसे कभी झूठ मत बोलिएगा बेटा। और दूसरी चीज है बेटा, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को शिक्षा देना। मुझे पता है बेटा बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बातें हर्ट करती होंगी, या लोगों को समझ में नहीं आता, बोले ये क्या ही बोल बोल कर रहे हैं, बोले ये क्या ही समझा दे रहे हैं। ठीक है ना बेटा, कोई नहीं बेटा, अपना काम है समझाना, इसलिए सो प्लीज बेटा मैं आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। बस शायद अगर मेरी कुछ बातों से बेटा अगर किसी का भला हो जाता है तो डेफिनेटली बेटा मैं ये काम डेली करते रहूंगा, भले ही लोग मुझे कुछ भी करें। बोलते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो टेंशन मत लीजिए बेटा। ठीक है ना, अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है ना तो अच्छी बात है बेटा, कम से कम तुम्हारे बारे में कोई बुराई तो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। बुराई कर रहा है तो करने दीजिए। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम होगा बुराई करने का, है ना। तो ये सब चीजें कभी मत सोचिएगा, आपका खाली एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे बोर्ड में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपने गुरु का सम्मान करना है, मुझे लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला करके और दुनिया को दिखा करके और मुझे अपने माँ बाप को हैप्पी रखना है। और अगर आपके माँ बाप हैप्पी ना बना तो दुनिया का हर एक इंसान हैप्पी हो जाएगा। ठीक है ना, माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो सो प्लीज सभी लोग अपने माता पिता से जरूर प्यार करिएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही बड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे।